श्वसन के अंतर्गत श्वसन तंत्र और श्वसन प्रक्रिया में से आने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को जिसमें हम सॉल्व करेंगे आज। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है और बार बार क्या है पूछे भी गए हैं, तो इसे हम चर्चा करेंगे। हमारे नए व्यूअर लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, फेफड़ों में रुधिर एवं कोष्ठकीय वायु के बीच गैसीय विनिमय किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ठीक है, तो यहाँ पर हम पूछ रहे थे जो गैसियस एक्सचेंज की जो प्रोसेस है, ठीक है, जो कोष्ठकीय जो वायु कोष्ठा है, कुपिका है, और उसमें क्या है रुधिर के बीच में गैसीय विनिमय होता है या किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, सामान्य विसरण द्वारा, परासरण द्वारा, चेस्ट आवागमन और ये सब के द्वारा। ठीक है, तो इसमें हम ध्यान दें तो जो विसरण होता है या क्या होता है सामान्य विसरण के द्वारा, ठीक है, क्या होता है वायु को क्या होता है गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस यह सामान्य विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, ये सब क्या है आपका नहीं है। परासरण में क्या होता है एक अर्धपारगम्य झिल्ली से आदान प्रदान होता है। ठीक है, चेस्ट आवागमन जो सांस लेते हैं वो है। ठीक है, तो ये सब नहीं है। आपका एग्जैक्ट जो आंसर क्या हो जाएगा सामान्य विसरण की प्रक्रिया द्वारा O2 का क्या होता है आदान प्रदान होता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, ग्रसनी में निम्न में से किसकी नलिका नहीं खुलती है? ठीक है, अगर हम देखेंगे ग्रसनी में तो किसकी नलिका इनमें नहीं खुलती है? तो ऑप्शन देखिए, नासिका, मध्य कर्ण की नलिका, ग्रसनी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग को याद होगा मैं आपको बताया था कि 5 नलिका खुलती है यहाँ पर। ठीक है, तो किसकी खुलती है देख लीजिए, नलिका नासिका का इसका खुलती है, मध्य कर्ण का खुलती है, ग्रसनी खुलती है। इसके अलावा ओसोफेगस का खुलती है और मुख गुहा खुलती है। मतलब 5 नलिका इस फेरिक्स में खुलते हैं। क्या क्या याद रखिए, नासिका का खुलती है, मध्य कर्ण खुलती है, ग्रसनी खुलती है, इसके अलावा ग्रास नली खुलती है, इसके अलावा मुख गुहा खुलती है। तो ये सारी चीजों को क्या है इसमें खुलती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी का नलिका क्या है खुलती है। यहाँ पर किसकी नहीं खुलती है करके पूछे गए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कार्टिलेज अस्थियों का रिंग पाया जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए कार्टिलेज अस्थियों का रिंग पाया जाता है। तो पहला देखिए कंठ में, श्वास नली में, नासाग्रसनी में, इनमें से इन सभी में। ठीक है, तो आपको याद होगा कंठ में तो कोई नलिका रिंग नहीं पाया जाता है, जबकि श्वास नली में ट्रैकिया में कार्टिलेज अस्थियों का रिंग पाया जाता है ताकि वह क्या होता है चिपके ना। ठीक है, ताकि ये चिपके ना, इसलिए क्या इसमें कार्टिलेज अस्थियों का रिंग पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखेंगे इनमें देखिए चौथा क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे बार बार पीएमटी में पीएससी एग्जाम में, ठीक है, कई एग्जाम में इसको पूछे गए हैं। देख लीजिए, नासिका से फेफड़े में वायु भरने, 2 बार लिखा गया है, नासिका से फेफड़े में वायु भरने तक, ठीक है, वायु के गुजरने का मार्ग का सही क्रम है। अब देखिए नासिका से जो फेफड़े में यानी कि हमारे नाक से फेफड़े तक जो वायु भरने का जो क्रम है, गुजरने का सही क्रम को हम देखेंगे। तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, नासिका से ग्रसनी, ग्रसनी से श्वसनी, श्वास नली, श्वसनिका, कुपिका। दूसरा ऑप्शन देखिए, नासिका, श्वसनी, ग्रसनी, श्वसनिका, श्वास नली, कुपिका, नासिका, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, कुपिका। चौथा ऑप्शन है नासिका, ग्रसनी, श्वास नली, कुपिका और श्वास नली, अग्रसिका। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बहुत ही पेशेंस से आप लोग इसको मिलाइएगा। ठीक है, तो सही क्रम में आप लोग देख लीजिए, नासिका, ग्रसनी, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए श्वसनी, श्वास नली। तो यहाँ पर ये चीजें उल्टा है। ठीक है, श्वास नली पहले आता है फिर श्वसनी आता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन क्या है गलत है। ठीक है, दूसरा में देख लीजिए, नासिका, श्वसनी, ग्रसनी, श्वसनिका, श्वास नली, कुपिका। ये तो और ज्यादा गलत है। श्वसनी किसके बाद आता है, श्वास नली के बाद आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नासिका, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, कुपिका। ये आपका क्या है सही ऑप्शन है। ठीक है, तब भी आप लास्ट को देख सकते हैं, ग्रसनी,
श्वसनी, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो आपका सही ऑप्शन कौन आएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा क्रम को, नासिका, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और कुपिका, ये आपका क्या है? सही क्रम है। ठीक है, हम पांचवा देखेंगे, श्वासोच्छ्वास में व्यय होता है। ठीक है, अब देखेंगे श्वासोच्छ्वास में क्या चीज का व्यय होता है। तो पहले देख लीजिए, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, उष्मा का और विद्युत ऊर्जा का। तो आपको याद होगा श्वासोच्छ्वास में बताया था, और रासायनिक ऊर्जा का क्या होता है? व्यय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, फुसफुसों में कुपिकाओं की संख्या होती है लगभग। ठीक है, तो फुसफुस में यानी कि फेफड़ा में कुपिका की संख्या देख लीजिए। ऑप्शन नंबर है ए में 30,000, बी में 30 लाख, सी में 3 करोड़ और डी में 30 करोड़। तो देखिए, आप लोगों को मैं बताया था कि फुसफुस में यानी कि फेफड़ा में कुपिका की संख्या लगभग होती है 30 करोड़ होती है। ठीक है, इसे फैलाएंगे तो लगभग क्या होते हैं? पूरा 1 किलोमीटर जो स्क्वायर क्या है हो जाती है। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर तक ये फैल जाता है। लगभग 30 करोड़ जो कुपिका है, ठीक है, तो 100 मीटर स्क्वायर के बराबर सरफेस को बनाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन में 7 नंबर देखिए, श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की मात्रा होती है लगभग। अब देखें, जो श्वसन के दौरान बाहर निकली गई जो वायु है, ठीक है, इसमें CO2 की मात्रा देख लीजिए। तो देख, पहला ऑप्शन है देख लीजिए 0.03%, 2.4%, 4% और 20%। अब देख लीजिए 0.03% ये किसमें रहता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो बाहर निकलता है उस वायु में कितना रहता है? 4% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन होती है लगभग। अब देखें, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन डाइऑक्साइड था? 4%। जबकि श्वासोच्छ्वास के द्वारा जो ऑक्सीजन हमारा जो वायु निकलता है उसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना होती है? तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन में 17%, बी 21%, सी 11% और डी 25%। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर ए 17%। ठीक है, टोटल जो डिफरेंस रहता है 4% रहता है, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना 21% रहता है। ठीक है, जो क्या होता है 4% कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये बाहर निकलती है, जबकि 78% क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, सामान्यतः कुपिका तथा शिरा कोशिकाओं के रुधिर में क्रमशः O2 दाब होती है। अब हम देखेंगे जो शिरा कोशिका जो होती है, ठीक है, रक्त वाहिनी यहाँ पर जो होती है, और कुपिका यानी कि ये कुपिका और ये रक्त वाहिनी, ये दोनों के बीच में O2 का क्या होता है? दाब। अगर हम देखेंगे तो O2 की दाब की बात करेंगे तो पहला देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में देखिए 37 तथा 100 mmHg। ठीक है, बी में 100 तथा 37 mmHg और डी है 70 तथा 100 mmHg और डी है 40 तथा 40 mmHg। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखें एक्चुअल में जो पहला वाला है, ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, ये जस्ट उल्टा है। ठीक है, क्योंकि कुपिका में क्या होता है? ज्यादा होता है दाब, और जो शिरा है वहां पर कम रहता है, तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, कुपिका में 100 mmHg और यहाँ पर जो रक्त जो शिरा है इसमें क्या रहता है? 37 mmHg, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, दैनिक श्वसन क्रिया में मस्तिष्क की किस भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है? ठीक है, दैनिक श्वसन क्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मेडुला ऑब्लांगेटा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा मैं वन लाइनर बताया था आपको कि दैनिक श्वसन मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, आप क्या है तंत्रिका वाला जो पोर्शन है ब्रेन में पढ़ाया था, है ना, सीधी पेशी मेंस वाला पोर्शन में
अभी जब एसीएफ वाला हम भी और चर्चा करेंगे, आप जाकर के ब्रेन वाला क्लासेस भी आप देख सकते हैं। सीजीपीएससी मेंस एग्जाम का जो प्ले लिस्ट है वहाँ आपको ब्रेन की क्लासेस मिल जाएगा, तो वहाँ पर ब्रेन को आप और डिटेल समझ सकते हैं, आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रवाही वायु, है ना, कितने मिलीलीटर होती है। ठीक है, तो एक मनुष्य में जो प्रवाही वायु है वो कितने मिलीलीटर होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3500, 500, 1000 और 1200। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में अगर हम देखेंगे प्रवाही वायु तो ये कितना आता है, 500 मिलीलीटर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखेंगे साथियों 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, CO2 की सर्वाधिक मात्रा रक्त द्वारा किस रूप में संवहन होती है। अब देख लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन को बहुत ही पूछे गए हैं। CO2 की सर्वाधिक मात्रा रक्त द्वारा किस रूप में संवहन होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बाइकार्बोनेट्स के द्वारा, बाइकार्बोनेट्स के रूप में, कार्बोनिक अम्ल के रूप में, प्लाज्मा में घोलकर और कार्ब हीमोग्लोबिन के रूप में। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पूछ रहे हैं तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइकार्बोनेट्स के रूप में सर्वाधिक रूप से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन होती है। हम देखेंगे ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य श्वसन में प्रत्येक श्वास में अंतःश्वासित एवं उच्च श्वासित वायु की मात्रा होती है। ठीक है, जो सामान्यतः हम श्वसन में देखेंगे प्रत्येक श्वास में अंतःश्वासित और उच्च श्वासित, यानी कि अंदर ली गई वायु और बाहर की गई वायु में उसकी क्या होती है, मात्रा होती है। ठीक है, सजीव साम्यार्थ यानी कि जो जीव है उसका सामर्थ्य, अवशेष साम्यार्थ, प्रवाही वायु और अंतःश्वास साम्यार्थ। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा अवशेष साम्यार्थ। ठीक, अवशेष साम्यार्थ क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, श्वसन कौन करता है। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन देखिए, वायु कोष्ठों की कोशिकाएं, बी सारी शरीर कोशिकाएं, सी रक्त के रुधिराणु और डी आहार नाल के श्लेष्मिक कला की कोशिकाएं। तो यहाँ ध्यान से देखिए साथियों, वायु कोष्ठ कोशिकाओं को बोल रहे हैं, तो ये तो नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है ना। सारी शरीर कोशिकाएं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शरीर के सभी कोशिकाएं क्या करता है, श्वसन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर में, कार्बोहाइड्रेट का RQ मान यानी कि रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन गुणांक मान होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन में 1, 0.8, 0.5 और 1.5। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे किसके RQ 1 से कम होता है, यानी कि किसके श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। तो ऑप्शन देखिए, वसा, कार्बनिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसा। वसा का श्वसन गुणांक हमेशा 1 से कम होता है। हम नेक्स्ट देखेंगे, स्तनियों में श्वास दर मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, स्तनी में श्वास दर मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए, रुधिर में O2 का सांद्रण, बी रुधिर में CO2 का सांद्रण, वायुनल में O2 की मात्रा और डी है डायफ्राम के अवतल होने की सीमा पर। यानी कि स्तनी में हम श्वसन दर की मुख्यतः बात करेंगे तो ये सब नहीं है, क्योंकि देखिए हम किसी भी व्यक्ति की बात करें तो श्वसन दर उसका स्तनियों का अलग अलग होगा। तो इसका डायफ्राम का अवतल होने की सीमा है। स्तनियों में जितने जो साइज बढ़ते रहते हैं बॉडी साइज, तो उससे क्या होता है, श्वसन दर क्या होता है, मुख्यतः कम होते जाता है। यानी कि उसका डायफ्राम का जितना बड़ा प्राणी है उसकी जो अवतल होने की सीमा क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, और श्वसन दर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो कौन सी इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डायफ्राम के अवतल होने की सीमा पर स्तनियों की श्वसन दर मुख्यतः निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 18, ऊंचे पहाड़ पर वायु दाब बढ़ जाती है, वायु घनत्व तो बढ़ जाता है, वायु में
O2 की प्रतिशत मात्रा घट जाती है, वायु में O2 की पूरी मात्रा घट जाती है। इसका सही जवाब है साथियों, वायु में O2 की प्रतिशत मात्रा घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में धातु तत्व होता है, ठीक है। तो खैर इसके लिए आपको ईटीएस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ईटीएस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक क्वेश्चन क्या है जानना पड़ेगा। तो पहला देखिए, मैग्नीज केवल लौह तत्व, केवल तांबा, और डी है लौह और तांबा दोनों। इसका सही जवाब है लौह और तांबा दोनों होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में, ठीक है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में लौह और तांबा दोनों तत्व होता है। बस इतने फैक्ट आपको याद रखना है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है, किस कारण उत्तकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से O2 निकलकर उत्तक द्रव्य में चला जाता है? तो एक क्वेश्चन को देखिए 20 नंबर में, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस कारण उत्तकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से O2 निकलकर उत्तक द्रव्य में चला जाता है? तो पहला ऑप्शन देखिए, O2 की कमी के कारण, CO2 की अधिकता के कारण, सी O2 की कमी और CO2 की अधिकता, और डी है CO2 की कमी। तो इसमें सीधे सीधे से कारण है, उत्तकों में क्या रहता है, उत्तकों में O2 की कमी रहता है और CO2 की अधिकता रहता है। इस कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन से O2 निकल करके उत्तक द्रव्य में चला जाता है। आप लोग को पता होगा यहाँ पर जो सिंपल जो डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है, सामान्य विसरण के सिद्धांत में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। इसीलिए क्या, O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन से O2 उत्तक द्रव्य में चला जाता है। तो साथियों, आज के क्लास में इतना ही। आपका जो टॉप MCQ कवर होता है, हम नेक्स्ट क्लासेस में पौधों में परिवहन पढ़ेंगे। हमारे जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें तथा लाइक करें, और अपने जितने भी मित्रगण हैं उन तक हमारे क्लासेस को शेयर करें, ताकि उनको भी नॉलेजेबल वीडियो क्या है प्रोवाइड हो। आपके जो अच्छे मित्र हैं उन तक शेयर करें, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक करें। लाइक करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है, मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँगा। अभी तक आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला है, जिसकी वजह से मैं टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव किया हूँ, और जाकर के आगे और करूँगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।